भोला महतो की पहली पत्नी की मृत्यु के बाद जब उन्होंने दूसरी शादी की तो रघु के लिए संकटपूर्ण समय आ गया। रघु की आयु तब महज 10 वर्ष की थी और वह गांव में निश्चिंतता से गुल्ली डंडा खेलता फिरता था। लेकिन उसकी नई मां के आगमन ने उसकी दुनिया बदल दी। अब उसे चक्की में जुटना पड़ा। पन्ना, जो रूपवती और स्वाभिमानी स्त्री थी, कभी अपने हाथों से कोई काम न करती। गोबर उठाने से लेकर बैलों को चारा डालने तक ये सब रघु का जिम्मा हो गया। यहाँ तक कि झूठे बर्तन भी वही मांजता था। भोला की आंखों ने इस कदर धुंधलापन ओढ़ लिया था कि उन्हें रघु में हर जगह बुराइयां ही बुराइयां नजर आती। पन्ना की बातों को वे बिना किसी शंका के स्वीकार कर लेते, मानो वह कोई अद्वितीय सत्य हो। रघु की शिकायतें उनके लिए मानो नितांत अर्थहीन हो गई। परिणाम स्वरूप रघु ने शिकायतें करना ही छोड़ दिया। आखिर वह किससे अपनी पीड़ा बांटता? बाप को तो उसके दर्द की कोई परवाह न थी और गांव वाले भी उसे हठी मानते थे। पन्ना को वह सम्मान नहीं देता, इस कारण लोग भी उसका विरोध करने लगे। सबका मानना था कि पन्ना बहुत सीधी सादी है, अन्यथा ऐसी स्थिति में कोई और स्त्री निबाह न कर पाती। समय बीतता गया और धीरे धीरे रघु का हृदय अपनी नई मां से दूर होता चला गया। 8 साल गुजर गए और एक दिन मृत्यु का संदेश भोला के नाम आ पहुंचा। अब पन्ना के 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। घर का खर्चा बढ़ चुका था और कमाने वाला कोई न था। रघु अब इस स्थिति में क्यों मदद करता? ये स्पष्ट था कि वह अपनी पत्नी लाकर अलग रहेगा। पन्ना को हर ओर निराशा ही दिखती थी, लेकिन उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह इस घर में दासी बनकर नहीं रहेगी। जिस घर में उसने राज किया, वहां अब वह गुलामी नहीं करेगी। जिस रघु को वह अपना नौकर समझती थी, अब उसकी मुंह ताकने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पन्ना अभी भी सुंदर थी, उसकी उम्र ज्यादा नहीं हुई थी और उसकी जवानी पूरी तरह से खिली हुई थी। क्या वह दूसरी शादी नहीं कर सकती? हाँ, शायद लोग हंसेंगे, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? उसकी जाति में यह कोई अजीब बात नहीं थी। वह दुनिया के सामने खुलकर दूसरी शादी कर सकती थी। तो फिर क्यों वह रघु के अधीन बने? भोला की मृत्यु को 1 महीना बीत चुका था। शाम ढल रही थी और पन्ना चिंताओं में उलझी हुई थी। अचानक उसे एहसास हुआ कि बच्चे घर में नहीं है। ये समय था जब बैल लौटते थे और उसे चिंता थी कि कहीं कोई बच्चा उनके नीचे ना आ जाए। अब दरवाजे पर कोई नहीं था जो उनकी देखरेख करता। रघु मेरे बच्चों को कभी भी अपनी आंखों से देखना नहीं चाहता। वो कभी हंसकर उनसे बात भी नहीं करता। एक दिन जब मैं घर से बाहर निकली तो देखा कि रघु सामने वाली झोपड़ी में बैठा है और ऊख की गंडेरिया बना रहा है। मेरे बच्चे उसे घेरे खड़े थे और मेरी छोटी बेटी उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसकी पीठ पर सवार होने की कोशिश कर रही थी। इस दृश्य पर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये तो कुछ नया ही था। शायद वो दिखावा कर रहा था कि वो अपने भाइयों को कितना चाहता है, जबकि दिल में नफरत भरी है, जैसे काला सांप, धूर्त और खतरनाक। मैंने कठोर स्वर में कहा, तुम सब वहां क्या कर रहे हो? घर में आओ, शाम हो रही है, गोरू आते होंगे। रघु ने विनम्रता से मेरी ओर देखा और कहा, मैं यही हूं काकी, डर किस बात का है? बड़ा लड़का केदार उत्साहित होकर बोला, काकी, रघु दादा ने हमारे लिए 2 गाड़ियां बनाई हैं। देखो, एक पर हम और खुन्नू बैठेंगे, दूसरी पर लक्ष्मण और झुनिया। दादा दोनों गाड़ियां खींचेंगे। ये कहकर उसने कोने से 2 छोटी छोटी गाड़ियां निकाली, जिनमें 4-4 पहिए लगे थे। बैठने के लिए तख्ते थे और रोकने के लिए दोनों तरफ बाजू बनाए गए थे। मैंने आश्चर्य से पूछा, ये गाड़ियां किसने बनाई? केदार ने थोड़ा चिढ़कर जवाब दिया, रघु दादा ने बनाई है, और कौन बना सकता है? भगत के घर से बसूला और रुखानी मान लाए और फटाफट बना दी। ये बहुत तेज चलती है काकी। खुन्नू गाड़ी में बैठ गया और केदार उसे खींचने लगा। गाड़ी से चरचर की आवाज आई, जैसे वह भी इस खेल में उनके साथ शामिल हो गई हो। लक्ष्मण ने दूसरी गाड़ी में बैठकर कहा, दादा खींचो। रघु ने जुनिया को भी गाड़ी में बैठाया और गाड़ी खींचता हुआ दौड़ा। तीनों लड़के खुशी से तालियां बजाने लगे। मैं ये नजारा हैरानी से देख रही थी। सोच रही थी कि क्या यह वही रघु है जिसे मैं जानती हूं या कोई और। कुछ देर बाद दोनों गाड़ियां लौट आईं। बच्चे घर में आकर अपनी यान यात्रा के अनुभव सुनाने लगे। उनकी खुशी का ठिकाना न था, मानो उन्होंने हवाई जहाज की सवारी की हो। खुन्नू ने उत्साह में कहा,
काकी, सब पेड़ भाग रहे थे। लक्ष्मण बोला, और बछिया कैसे दौड़ी? सबकी सब भागी। केदार ने गर्व से कहा, काकी, रघु दादा दोनों गाड़ियां एक साथ खींच लेते हैं। चुनिया, जो सबसे छोटी थी, तालियां बजाते हुए खुशी से उछल रही थी। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। हुन्नो बोला, अब हमारे घर में गाय भी आ जाएगी। काकी, रघु दादा ने गिरधारी से कहा है कि हमें एक गाय ला दो। गिरधारी ने वादा किया कि कल लाएगा। केदार ने जोड़ा, वो 3 सेर दूध देती है। काकी, खूब दूध पिएंगे। ये सब सुनकर मेरा मन भी थोड़ा हल्का हुआ। शायद समय के साथ हालात बदल सकते हैं। इसी बीच रघु भी कमरे में आ गया। पन्ना ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा और पूछा, क्यों रघु, तुमने गिरधारी से गाय मनाने की बात की है? रघु ने विनम्र भाव से सिर झुकाते हुए कहा, हाँ काकी, मंगवाई है, कल आ जाएगी। पन्ना ने व्यंग्य से पूछा, और रुपए कहाँ से आएंगे, ये सोचा है? रघु आत्मविश्वास से बोला, सब सोच रखा है काकी। मेरी ये मुहर बिकने जा रही है, इसके 25 रुपए मिलेंगे। 5 रुपए बछिया के दे दूंगा, बस हमारी गाय हो जाएगी। पन्ना अचंभित रह गई। उसका अविश्वास भी अब रघु की निष्ठा और प्रेम को नकार न सका। उसने कहा, मुहर क्यों बेचते हो? गाय की इतनी जल्दी क्या है? जब रुपए हाथ में आए तब ले लेना। सोना गला अच्छा नहीं लगता। इतने दिनों गाय नहीं थी तो क्या लड़के भूखे रहे? रघु ने दार्शनिक भाव से कहा, काकी, बच्चों के खाने पीने के यही दिन है। इस उम्र में अगर नहीं खाया तो फिर कब खाएंगे? और मुझे मुहर पहनने का शौक भी नहीं है। लोग सोचते होंगे कि बाप तो चल बसा और इसे मुहर पहनने की सूझ रही है। पन्ना उसकी बातों से प्रभावित होकर बोली, जब गहना बेचना ही है तो अपनी मुहर क्यों बेचते हो? मेरी हंसुली ले लो। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं काकी, वो तुम्हारे गले में बहुत अच्छी लगती है। मर्दों को क्या, मुहर पहने या न पहने कोई फर्क नहीं पड़ता। पन्ना हंसकर बोली, अरे अब मैं बूढ़ी हो गई हूं, हंसुली पहनकर क्या करूंगी? तू अभी जवान है, तेरे गले में मुहर अच्छी लगेगी। रघु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम कब से बूढ़ी हो गई काकी? गांव में कोई तुम्हारे बराबर है क्या? रघु की सहज आलोचना ने पन्ना को शर्मा दिया। उसकी मुरझाई हुई आंखों में एक नई चमक आ गई। 5 साल बीत गए। रघु जैसा मेहनती, ईमानदार और वचन का पक्का किसान पूरे गांव में नहीं था। वह पन्ना की मर्जी के बिना कोई काम नहीं करता था। अब उसकी उम्र 23 साल हो गई थी। पन्ना बार बार कहती, भैया अब तो बहू को घर लाओ। कब तक वो नहर में पड़ी रहेगी? लोग मुझे ही दोष देते हैं कि बहू को नहीं बुलाती। लेकिन रघु हर बार टाल देता था। कहता, अब भी जल्दी क्या है? उसे अपनी पत्नी के स्वभाव का अंदाजा मिल चुका था। ऐसी औरत को घर लाकर वह अपनी शांति भंग नहीं करना चाहता था। आखिरकार एक दिन पन्ना ने जिद पकड़ ली, तो तुम नहीं लाओगे? रघु ने जवाब दिया, अभी कोई जल्दी नहीं है। पन्ना ने क्रोध से कहा, तुम्हें जल्दी न होगी पर मुझे है। आज ही आदमी भेजती हूं। तुम पछताओगी काकी, उसका स्वभाव अच्छा नहीं है। पन्ना ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, तुम्हारी बला से, जब मैं उससे कोई बात ही नहीं करूंगी तो वह मुझसे किससे लड़ने आएगी? रोटियां तो बना ही लेगी। मुझसे अब घर के सारे काम नहीं होते। मैं उसे आज ही बुलवा लेती हूँ। रघु ने जवाब दिया, अगर बुलवाना चाहती हो तो बुलवा लो, लेकिन फिर ये मत कहना कि मैं तुम्हारी बहू का गुलाम हो गया हूँ या कि मैं उसे काबू में नहीं रख सका। पन्ना ने कहा, न कहूंगी, जाओ और बाजार से 2 साड़ियां और मिठाई ले आओ। तीसरे ही दिन मुलिया अपने नहर से वापस आ गई। दरवाजे पर नगाड़े बज उठे। शहनाइयों की मधुर ध्वनि आसमान में गूंजने लगी। मुंह दिखाई की रस्म पूरी हुई। मुलिया इस सूखे खेत में एक निर्मल जलधारा सी लग रही थी। उसका गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी तीखी पलकों और कपोनों पर हल्की लालिमा ने उसे अनोखा आकर्षण दिया हुआ था। रघु उसकी एक झलक से ही मोहित हो गया। सुबह जब वह पानी का घड़ा लेकर निकलती, तब उसका सुनहरा गेहुआ रंग सूरज की किरणों से दमकने लगता, जैसे उषा अपनी सारी महक और ताजगी लेकर मुस्कुरा रही हो। मुलिया अपने नहर से ही मन में खींच लेकर आई थी। उसके मन में जलन थी कि उसका शौहर मेहनत से छाती फाड़कर काम करता है और पन्ना रानी की तरफ बैठी रहती है। उसके लड़के बड़े ठाठ से घूमते हैं और उसे घर के कामों में हाथ बटाना पड़ता है।
मुलिया को यह गुलामी रास नहीं आती थी। उसने मन में सोचा, अपने लड़के तो अपने होते ही नहीं, भाई किसके होते हैं। जब तक पंख नहीं निकलते रघु को घेरे रहेंगे और जैसे ही बड़े होंगे उड़ जाएंगे और मुड़कर भी नहीं देखेंगे। एक दिन मुलिया ने रघु से कहा, अगर तुम्हें इस तरह की गुलामी करनी है तो करो, मुझसे नहीं होगा। रघु ने चुपचाप जवाब दिया, तो फिर क्या करूं? बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं कि घर का सारा काम संभाल ले। मुलिया भड़कते हुए बोली, बच्चे रावत के हैं, तुम्हारे थोड़ी ही हैं। और वो पन्ना जो तुम्हें एक एक दाने के लिए तरसाती थी, सब जान चुकी हूं। मैं इस घर में लौंडी बनकर नहीं रह सकती। मुझे तो रुपये पैसे का कोई हिसाब ही नहीं मिलता। न जाने तुम क्या लाते हो और वो क्या करती है। तुम सोचते हो कि सब कुछ घर में ही है, लेकिन देख लेना, एक दिन तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। रघु ने धीरे से कहा, अगर मैं रुपये पैसे तेरे हाथ में दे दूं तो लोग क्या कहेंगे, ये भी सोचा है? मुलिया तमतमाकर बोली, दुनिया जो चाहे कहे, मैं दुनिया की नहीं सुनती। लेकिन देख लेना, इस चक्की में पीसते पीसते हाथ काले ही रहेंगे। फिर तुम अपने भाइयों के लिए मरो, मैं क्यों मरूं? रघु ने आकर मुलिया से कहा, लड़के मेले जा रहे हैं, सबको 2-2 पैसे दे दो। मुलिया ने गुस्से में कहा, घर में पैसे नहीं है। रघु ने हैरानी से पूछा, अभी तो तेलहन बेचा था, क्या इतनी जल्दी रुपए खत्म हो गए? मुलिया ने बेपरवाही से जवाब दिया, हाँ खत्म हो गए। रघु ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, कहाँ खर्च हो गए? आज त्योहार के दिन बच्चे मेला देखने नहीं जाएंगे? मुलिया ने तीखे स्वर में कहा, अपनी काकी से कहो पैसे निकाले। क्या करेंगे पैसे गाड़ कर? रघु ने खूंटी पर लटकती कुंजी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मुलिया ने रोकते हुए कहा, कुंजी मुझे दे दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। खाने पीने की जरूरत भी है, कागज किताब की भी और अब मेले की भी। हमारी मेहनत की कमाई इसलिए नहीं है कि कोई और खाकर उसकी शान बघारे। पन्ना ने रघु से कहा, भैया पैसे कहाँ से आएंगे? लड़के मेला देखने नहीं जा पाएंगे। रघु ने उसे झिड़कते हुए कहा, क्यों नहीं जाएंगे? सारा गांव जा रहा है, हमारे ही बच्चे क्यों पीछे रहें? ये कहते हुए रघु ने पन्ना का हाथ झटक दिया, पैसे निकाले और लड़कों को दे दिए। मगर जब कुंजी मुलिया को लौटाने लगा तब उसने कुंजी आंगन में फेंक दी और मुंह ढक कर लेट गई। आखिर लड़के मेला देखने नहीं गए। इसके बाद 2 दिन यूं ही गुजर गए। मुलिया ने कुछ भी नहीं खाया और पन्ना भी भूखी रही। रघु कभी मुलिया को मनाता, कभी पन्ना को, लेकिन न कोई उठता न कोई कुछ बोलता। हार कर रघु ने मुलिया से पूछा, अरे कुछ तो कह, आखिर चाहती क्या है? मुलिया ने धरती को घूरते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे मायके पहुंचा दो। रघु ने समझौते का सुर अपनाते हुए कहा, ठीक है, पहले उठो, खाना खा लो, फिर पहुंचा दूंगा। मुलिया ने उसे घूर कर देखा। उसकी नजरों में अब न मोहकता बची थी न वो मधुरता। उसकी सूरत देखकर रघु का दिल दहल गया। चेहरे पर क्रोध से भरी आंखें लाल अंगारे से चमक रही थी। वह गुर्राते हुए बोली, तो ये काकी का दिया हुआ मंत्र है? यहां मैं इतनी सीधी नहीं हूं कि चुप बैठ जाऊं। तुम दोनों की छाती पर मोम दलूंगी। किस फेर में पड़े हो? रघु ने थके स्वर में कहा, अरे मोंग ही दल ले, पहले कुछ खा पी तो ले। मुलिया दृढ़ होकर बोली, अब तो मुंह में पानी भी तब डालूंगी जब घर अलग हो जाएगा। बहुत सह लिया, अब और नहीं झेला जाता। रघु चुपचाप स्तब्ध खड़ा रह गया। उसकी आंखों में निराशा झलक रही थी। वह कभी अलग होने की कल्पना तक नहीं कर सकता था। उसने गांव में कई परिवारों को बिखरते देखा था। वह जानता था कि रोटी के साथ दिल भी टूट जाते हैं और लोग अपने सगे से पराये बन जाते हैं। अपने ही भाई बहन से अलग होना उसे यह सब असहनीय लग रहा था। रघु ने सोचा था कि किसी भी हालत में इस तूफान को घर के भीतर नहीं आने देगा, मगर वक्त के आगे उसकी एक भी न चली। उसकी आत्मा कांप उठी। रघु कांपती आवाज में बोला, क्या तू चाहती है कि मैं अपने भाइयों से अलग हो जाऊं? क्या मैं कहीं मुंह दिखाने लायक रह जाऊंगा? मुलिया, मेरा इन लोगों के साथ निभाव नहीं हो पाएगा। रघु, तो तू अलग हो जा, मुझे क्यों बीच में खींच रही है? मुलिया, तुम्हारे घर में क्या मुझे मिठाई मिल रही है? क्या मेरे लिए इस दुनिया में कोई और जगह नहीं है? रघु, तेरी जैसी मर्जी, जहां चाहे रह, लेकिन मैं अपने परिवार से अलग नहीं हो सकता। जिस दिन इस घर में 2 चूल्हे जलेंगे, उस दिन मेरे दिल के 2 टुकड़े हो जाएंगे।
ये दर्द मैं नहीं सह पाऊंगा। जो भी तकलीफ तुझे हो रही है उसे मैं दूर करने की कोशिश कर सकता हूँ। सारा सामान, अनाज पानी पहले ही तेरे हाथ में है, अब बाकी क्या रह गया है। अगर तुझे कोई काम नहीं करना है मत कर। अगर भगवान ने मुझे थोड़ी और हिम्मत दी होती तो मैं तुझसे तिनका भी नहीं उठवाता। तेरे हाथ पैर मेहनत करने के लिए बने ही नहीं है, पर मेरा बस नहीं चलता। फिर भी अगर तेरा दिल कोई काम करने को न चाहे मत कर, लेकिन मुझसे अलग होने की बात मत कर। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मूलिया ने अपना अंचल सिर से हटाया, थोड़ी और पास आकर बोली, मैं काम से नहीं डरती और न ही बिना मेहनत खाना चाहती हूँ, पर मुझसे किसी की धौंस बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारी काकी घर का काम करती है तो अपने और अपने बच्चों के लिए करती है, मुझ पर कोई एहसान नहीं करती, फिर मुझ पर क्यों हुक्म चलाती है। उन्हें उनके बच्चे प्यारे होंगे, मुझे तो बस तुम्हारा सहारा है। मैं यह नहीं देख सकती कि पूरा घर आराम करे, छोटे छोटे बच्चे दूध पिए और जिस पर इस घर का सारा बोझ हो वह मट्ठे के लिए तरसे, उसकी कोई पूछ ना हो। जरा अपना चेहरा देखो, कैसी हालत हो गई है। बाकी के लोग 4 साल में अपने लड़कों को जवान कर लेंगे और तुम 10 साल में खाट पर पड़े रहोगे। बैठ जाओ, क्यों खड़े हो? भागोगे क्या मारकर? मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं पकड़ लूंगी, या क्या मालिक ने इजाजत नहीं दी? सच कहो, तुम बहुत कठोर दिल के हो जाल। अगर मुझे पता होता कि ऐसा पत्थर दिल इंसान मिलेगा तो इस घर में कदम भी न रखती, मगर अब तो दिल तुमसे लग गया है। अब अगर घर जाऊं भी तो मन यहीं अटका रहेगा, और तुम हो कि मेरी बातों को नजरअंदाज कर रहे हो। मूलिया की यह मीठी बातें रघु पर कोई असर नहीं कर पाई। वह उसी ठंडे अंदाज में बोला, मूलिया, मुझसे ये नहीं होगा। अलग होने की सोचते ही दिल भारी हो जाता है, ये दर्द मुझसे नहीं सहा जाएगा। मूलिया ने हंसते हुए कहा, तो चूड़ियां पहनकर घर के अंदर बैठ जाओ। लाओ, मैं मूंछें लगा लूं। मैं पहले यही समझती थी कि तुम्हारे अंदर भी कोई अद्वितीय क्षमता है, लेकिन अब देख रही हूं तुम तो बस मिट्टी के गुड्डे निकले। पन्ना दालान में खड़ी थी और दोनों की बातें सुन रही थी, पर अब उससे सहन नहीं हुआ। वह सीधे सामने आई और रघु से कहने लगी, जब वो खुद अलग होने पर अड़ी है तो तुम क्यों उसे जबरन पकड़े रखना चाहते हो? भगवान की कृपा से हमारे तीनों लड़के अब बड़े हो गए हैं, अब हमें कोई चिंता नहीं है। तुम उसे जाने दो। भगवान ने अब तक साथ रखा तो आगे भी उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। रघु ने पन्ना की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे और बोला, काकी, तू भी पागल हो गई है क्या? 2 रोटियों के होते ही इंसान के दिल 2 हो जाते हैं। पन्ना ने शांत स्वर में कहा, जब वह मान ही नहीं रही तो तुम क्या कर सकते हो? यह सब भगवान की इच्छा है। जितने दिन साथ रहने का लिखा था उतने ही दिन रहे। तुमने जो मेरे बच्चों के लिए किया उसे मैं कभी भूल नहीं सकती। अगर तुम इनका सहारा नहीं बने होते तो न जाने आज ये कहां कहां भटक रहे होते। तुमसे अलग होते हुए भी मैं हर समय तुम्हारी कृतज्ञ रहूंगी। मेरे दिल से तुम्हारे लिए केवल आशीर्वाद निकलेंगे। चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। पन्ना रोते हुए वहां से चली गई। रघु वहीं बैठा रहा जैसे पत्थर का बुत हो। उसकी आंखें आसमान की तरफ थी और आंसू बहते जा रहे थे। पन्ना की बातें सुनकर मूलिया समझ गई कि अब उसकी जीत हो चुकी है। वो जल्दी से उठी, घर की सफाई की, चूल्हा जलाया और कुएं से पानी भरने चली गई। उसकी मंशा पूरी हो चुकी थी। गांव में औरतों के 2 समूह होते हैं, एक बहुओं का और दूसरा सासों का। मूलिया को कुएं पर कुछ बहुएं मिली। एक ने पूछा, आज तो तुम्हारी सास बहुत रो रही थी। मूलिया ने गर्व से उत्तर दिया, इतने समय से घर की मालकिन रही है, अब सब छोड़ने में तकलीफ तो होगी ही, लेकिन एक आदमी की कमाई से कितना चल सकता है। मेरे भी तो अब खाने पीने और जीने के दिन है। पहले इनकी सेवा में खप गई, फिर जब बच्चे होंगे तब उनकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आखिर पूरी जिंदगी यही करते हुए खत्म हो जाएगी। एक बहू और बुजुर्ग यही चाहते हैं कि यह सब हमेशा उनके अधीन रहे, मोटा सादा खाए और बस काम करती रहे। दूसरी बहू बोलती है, किस भरोसे किसी के लिए खुद को मिटाए? अपने बच्चे तो पूछते नहीं, दूसरों के लड़के भला क्या ध्यान देंगे? कल जब उनके हाथ पांव मजबूत हो जाएंगे तब कौन पूछेगा? इसलिए पहले ही सब कुछ साफ साफ कह देना अच्छा है, बाद में कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा। मूलिया पानी लेकर लौटी, खाना बनाया और रघु से बोली, जाओ नहा लो, खाना तैयार है।
रघु ने मानो सुना ही नहीं। वह सिर पर हाथ रखकर दरवाजे की तरफ एक तक देखता रहा। मूलिया फिर बोली, क्या कह रही हूँ, सुन रहे हो? खाना तैयार है, जाओ नहा लो। रघु ने चिढ़कर कहा, सुन रहा हूँ, क्या बह रहा हूँ? अगर खाना तैयार है तो खुद खा लो, मुझे भूख नहीं है। मूलिया ने फिर कुछ नहीं कहा। उसने चूल्हा बुझा दिया, रोटियां उठाकर छींके पर रख दी और मुंह ढककर लेट गई। कुछ देर बाद पन्ना आई और बोली, खाना तैयार है, नहा धोकर खा लो, बहू भी भूखी होगी। रघु झुझलाकर बोला, काकी, क्या मुझे घर में चैन से रहने देगी या मुझ पर इतना दबाव डालेगी कि मुंह में कालिख लगाकर कहीं निकल जाऊं? खाना तो खाना ही है, आज न खाऊंगा, कल खा लूंगा, लेकिन अभी मुझसे नहीं खाया जाएगा। केदार क्या अभी तक मदरसे से नहीं आया? पन्ना ने जवाब दिया, अभी तक नहीं आया, आता ही होगा। पन्ना समझ गई थी कि जब तक वह अलग खाना बनाकर बच्चों को न खिला देगी और खुद भी न खा लेगी, रघु नहीं खाएगा। उसे इस बात का एहसास भी था कि वह रघु से लड़ाई करेगी, उसे ताने देगी और दिखाएगी कि वह खुद अलग होना चाहती है, नहीं तो रघु अपनी चिंता में ही घुलकर जान दे देगा। यही सोचकर उसने अलग से चूल्हा जलाया और खाना बनाने लगी। इतने में केदार और हुन्नो मदरसे से आ गए। पन्ना ने कहा, आओ बेटा, खाना तैयार है, खा लो। केदार ने पूछा, भैया को भी बुला लूं ना? पन्ना ने कहा, तुम आकर खा लो, उसकी रोटी तो बहू ने अलग बनाई है। खुन्नू बोला, भैया से जाकर पूछ लूं? पन्ना ने डांटा, जिसका जी चाहेगा खा लेगा, तुझे इन बातों से क्या लेना देना? जब वह और उसकी बीवी अलग होना चाहते हैं तो हमें कौन रोक सकता है? केदार ने फिर पूछा, अम्मा जी, क्या हम सच में अलग घर में रहेंगे? पन्ना ने ठंडे स्वर में कहा, उनका मन करेगा तो साथ रहेंगे, नहीं तो आंगन में दीवार खड़ी कर लेंगे। खुन्नू ने दरवाजे पर झांक कर देखा। सामने फूस की झोपड़ी थी जिसमें खाट पर पड़ा रघु नारियल पी रहा था। खुन्नू बोला, भैया तो नारियल ले बैठे हैं। पन्ना ने ठंडी सांस भरकर कहा, जब जी चाहेगा खा लेंगे। केदार ने जिज्ञासावश पूछा, भैया ने भाभी को कुछ कहा नहीं? मूलिया, जो अपनी कोठरी में पड़ी सब सुन रही थी, बाहर आकर बोली, भैया ने तो नहीं डांटा, अब तुम जाओ और उन्हें डांट लो। केदार का चेहरा सफेद पड़ गया, उसने फिर कुछ नहीं कहा। तीनों लड़के खाना खाकर बाहर निकले। गर्म लू बहने लगी थी। आम के बाग में गांव के बच्चे जमीन पर गिरे आम बीन रहे थे। केदार ने उत्साहित होकर कहा, आज हम भी चलें आम चुनने, खूब आम गिरे पड़े हैं। खुन्नू ने चिंता जताई, दादा जो बैठे हैं। लक्ष्मण डरते हुए बोला, मैं नहीं जाऊंगा, दादा घुड़का देंगे। केदार ने आत्मविश्वास से कहा, वो अब अलग हो गए हैं। लक्ष्मण फिर बोला, तो अब हमें कोई मारेगा तब भी दादा कुछ नहीं बोलेंगे? केदार ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। रघु ने दरवाजे पर खड़े तीनों लड़कों को देखा पर चुप ही रहा। पहले तो वो घर के बाहर निकलते ही उन्हें डांट देता था, पर आज वो एक बेजान मूर्ति की तरह खामोश बैठा रहा। लड़कों को थोड़ी हिम्मत हुई, वे और आगे बढ़े, लेकिन रघु अब भी नहीं बोला। कैसे बोले? उसके मन में एक ज्वाला सी उठ रही थी। काकी ने लड़कों को खिला पिला दिया, पर उससे पूछा तक नहीं, क्या उसकी आंखों में भी पर्दा पड़ गया है? अगर मैंने लड़कों को बुलाया और वो ना आए तो मैं उन्हें मार भी तो नहीं सकता। ये लू में सब यूं ही इधर उधर भटकेंगे और बीमार पड़ जाएंगे। उसका दिल मसोसता था, लेकिन जुबान पर कोई शब्द नहीं आते थे। लड़कों ने देखा कि रघु बिल्कुल नहीं बोलता, तो वे बेखौफ आगे बढ़ते चले गए। अचानक मूलिया आई और व्यंग्य से बोली, अब तो उठोगे या अब भी नहीं? जिनके नाम पर भूखे बैठे हो, उन्होंने मजे से लड़कों को खिलाया, खुद भी खाया और अब चैन से सो रही है। पिया बात नहीं पूछते, सुहागिन का नाम, एक बार भी तो कह दिया होता कि चलो भैया तुम भी खा लो। रघु की आत्मा पर यह शब्द तीर की तरह चुभे। उसने दुखी आंखों से देखा और बोला, जो तेरी मर्जी थी वही तो हो गया, अब जा ढोल बजा। मूलिया ने तपाक से जवाब दिया, नहीं, तुम्हारे लिए थाली सजा के बैठी है। रघु ने चिढ़कर कहा, मुझे ताना मत मार, तेरे चलते मैं भी बदनाम हो रहा हूं। जब तू किसी की होकर नहीं रहना चाहती तो दूसरे से क्या उम्मीद रखूं कि मेरी खुशामद करेगा? जा काकी से पूछ कि लड़के आम चुनने गए हैं, उन्हें पकड़ लाऊं? मूलिया ने अंगूठा दिखाते हुए कहा, ये जा रहा है, अगर तुम्हें 100 बार जरूरत हो तो जाकर खुद पूछो। इतने में पन्ना भी अंदर से बाहर आ गई।
रघु ने पूछा। काकी, लड़के बाग में चले गए, लू चल रही है। पन्ना ने व्यंग्य से कहा। अब उनका कौन पूछने वाला है, बगीचे में जाए, पेड़ पर चढ़े या पानी में डूबे। मैं अकेली क्या क्या करूं? रघु ने गंभीरता से पूछा। जाकर पकड़ लाऊं? पन्ना ने तिरस्कार से उत्तर दिया। जब तुम्हारे मन में जाने की बात नहीं है तो मैं क्यों कहूं? अगर सच में रोकना होता तो वहीं रोक देते, सामने से ही तो गए थे। पन्ना की बात पूरी भी ना हो पाई थी कि रघु ने नारियल कोने में रखा और बिना कुछ कहे बाग की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद रघु लड़कों को लेकर बाग से लौटा तो देखा मूलिया अब भी झोपड़ी में खड़ी थी। रघु ने झल्लाकर कहा, तू जाकर खाना क्यों नहीं खाती? मुझे अभी भूख नहीं है। मूलिया ने नखरे से कहा, हाँ, तुम्हें क्यों भूख लगेगी? भाइयों ने जो खाया है वो तुम्हारे पेट में पहुंच गया होगा। रघु ने दांत पीसते हुए कहा। मुझे जला मत मूलिया, अच्छा नहीं होगा। खाना कहीं भागा नहीं जा रहा। अगर एक वक्त खाना न खाऊं तो मर नहीं जाऊंगा। क्या तू समझती है कि घर में कोई बड़ी बात हो गई है? तूने आज चूल्हा नहीं जलाया, मेरे कलेजे में आग लगा दी है। मुझे घमंड था कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे घर में फूट ना आएगी, लेकिन तूने मेरा घमंड चूर चूर कर दिया। किस्मत की बात है। मूलिया चिढ़कर बोली, सारा मोह छो तुम्ही को है क्या? और किसी को भी कोई फर्क पड़ता है? मैं तो किसी और को तुम्हारी तरह रोते धोते नहीं देखती। रघु ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, मूलिया, घाव पर नमक मत छिड़क। तेरे ही कारण मेरी इज्जत धूल में मिल रही है। इस गृहस्थी का मोह अगर मुझे नहीं होगा तो किसे होगा? मैंने ही तो इसे खून पसीने से जोड़ा है। जिन बच्चों को गोद में खिलाया वही अब मेरे बराबर आ गए हैं। जिन लड़कों को कभी डांट दिया करता था आज उन पर कड़ी नजर डालने की हिम्मत नहीं होती। अगर उनके भले के लिए कुछ कहूं भी तो दुनिया यही कहेगी कि मैं अपने भाइयों को लूट रहा हूं। जा, मुझे छोड़ दे, मुझसे अभी कुछ नहीं खाया जाएगा। मूलिया ने झुंझलाते हुए कहा, मैं कसम दे दूंगी, तुम बस चुपचाप चलो। रघु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देख, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपने जिद छोड़ दे। मूलिया ने तंज कसते हुए कहा, हमारा खून पिए जो खाने को न उठे। रघु ने कानों पर हाथ रखकर दुखी मन से कहा, तूने ये क्या किया मूलिया? मैं तो उठ ही रहा था। चल खा लेता हूं। नहाने धोने का अब किसे होश है? लेकिन सुन ले, चाहे मैं 6 रोटियां खा जाऊं, चाहे तो मुझे घी में डुबा दे, पर ये जो दिल पर दाग लगा है वो कभी नहीं मिटेगा। मूलिया ने हंसते हुए कहा, दाग वाग सब मिट जाएगा, पहले सबको ऐसा ही लगता है। तुम देखते नहीं हो वहां कैसी सुकून की बंसी बज रही है? वो तो पहले से चाहती थी कि ये सब अलग हो जाए। अब वो पहले जैसा दमखम नहीं है कि जो कुछ घर में आए वो तुरंत ही गायब हो जाए। अब उनके लिए हमारे साथ रहना क्यों जरूरी होगा? रघु ने दर्द भरे स्वर में कहा, इसी बात का तो मुझे दुख है। मुझे काकी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। रघु जब खाने बैठा तो हर निवाला जैसे जहर का घूंट लग रहा था। रोटियां उसे भूसी जैसी लग रही थी। दाल का स्वाद पानी जैसा था। पानी गले से नीचे उतर नहीं रहा था और दूध की तरफ तो उसने देखा तक नहीं। कुछ एक निवाले खाकर वह उठ गया जैसे किसी अपने की 13वीं का भोजन हो। रात का खाना भी उसने उसी तरह किया। खाना नहीं, मानो उसने कोई कसम पूरी की हो। रात भर उसका मन बेचैन रहा। एक अनजानी आशंका उसके मन में घर कर गई थी, जैसे भोला महतो उसके दरवाजे पर बैठा रो रहा हो। वह कई बार नींद से चौंक कर उठा और उसे ऐसा लगा कि भोला उसे हिकारत भरी निगाहों से देख रहा है। रघु अब दोनों वक्त का खाना करता, लेकिन ऐसे जैसे किसी दुश्मन के घर बैठा हो। भोला की उदास सूरत उसकी आंखों से हटती ही नहीं थी। रात में उसे नींद भी नहीं आती। जब वह गांव में निकलता तो इस तरह मुंह छिपाए और सिर झुकाए चलता, मानो उसने कोई बड़ा पाप कर दिया हो। 5 साल बीत गए। अब रघु 2 लड़कों का पिता था। आंगन में दीवार खिंच चुकी थी, खेतों में मेड़ें डाली जा चुकी थी और बैल बछड़े बांध लिए गए थे। केदार अब 19 का हो चुका था। उसने पढ़ाई छोड़ दी थी और खेती का काम संभाल लिया था। खुन्नू गायें चराता था और बस लक्ष्मण ही अब तक मदरसे जाता था। पन्ना और मूलिया एक दूसरे को देखकर जलती थी। मूलिया के दोनों लड़के अक्सर पन्ना के पास ही रहते थे। वही उन्हें नहलाती, उबटन लगाती, काजल लगाती और गोद में लेकर घूमती रहती थी। लेकिन मूलिया के मुंह से कभी एक भी धन्यवाद का शब्द नहीं निकलता था। न ही
पन्ना को इसकी उम्मीद थी। वह जो कुछ करती थी वह निस्वार्थ भाव से करती थी। उसके 2 लड़के अब कमाने लगे थे। बेटी खाना बना लेती थी और पन्ना खुद ऊपर के सारे काम काज निपटा लेती थी। दूसरी ओर रघु अपने घर में अकेला था। वह भी इतना कमजोर और अशक्त कि जवानी में ही बूढ़ा हो चुका था। उसकी उम्र अभी 30 साल से ज्यादा नहीं थी, लेकिन बाल पकने लगे थे, कमर झुक गई थी और खांसी ने उसे जर्जर कर दिया था। उसे देखकर दया आ जाती थी। खेती का काम मेहनत का होता है और उसकी देखभाल अब उससे नहीं हो पाती थी। ऐसे में अच्छी फसल कहाँ से आती? कुछ कर्ज भी चढ़ गया था जो उसकी चिंता को और बढ़ा देता था। असल में अब तो उसे आराम की जरूरत थी। इतने लंबे समय के सतत संघर्ष के बाद ऐसा लग रहा था कि अब सिर से कुछ बोझ हल्का होगा, लेकिन मूलिया की स्वार्थी दृष्टि और छोटी सोच ने हरी भरी फसल को बर्बाद कर दिया। अगर सब साथ होते तो वह अब तक आराम की जिंदगी जी रहा होता। शायद पेंशन का सुख मिल जाता, द्वार पर नारियल पीता हुआ नजर आता, भाई खेतों में काम करते, वह उन्हें सलाह देता, महतों का सम्मान मिलता, कहीं गांव के झगड़े सुलझाता तो कभी संतों की सेवा करता। मगर वो मौका अब हाथ से निकल चुका था। अब तो चिंताओं का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे उसे लगातार हल्का बुखार रहने लगा। हृदय की पीड़ा, चिंता, कठोर परिश्रम और अभाव का यही परिणाम था। शुरू में उसने इसे नजरअंदाज किया, सोचता था कि वक्त के साथ खुद ठीक हो जाएगा, लेकिन कमजोरी बढ़ने लगी तो दवा दारू की चिंता हुई। जिसे जो सही लगा बता दिया और उसने खा लिया। डॉक्टरों और वैद्यों के पास जाने की तो कोई क्षमता नहीं थी, और अगर पैसे होते भी तो क्या इलाज से फर्क पड़ता? जीर्ण बुखार की असल दवा आराम और पौष्टिक भोजन होती है। न वह आराम कर सकता था, न ही बलवर्धक भोजन उसका नसीब था। कमजोर होता गया। जब भी पन्ना को वक्त मिलता वह आकर सांत्वना देती, लेकिन उसके बेटे अब रघु से बात तक नहीं करते थे। इलाज तो क्या, वे तो उसका मजाक उड़ाते। दोनों भाई समझते थे कि अलग होकर धन संपत्ति जोड़ लेंगे। भाभी को भी यही गुमान था कि वह सोने से लद जाएंगी, लेकिन अब देख लो, कौन पूछता है उन्हें। उनका दर्द और हताशा देखने लायक था। लोग कहते थे, ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं, इंसान को अपनी ताकत के मुताबिक ही काम करना चाहिए, न कि धन के पीछे अपनी जान गंवा दे। पन्ना कहती, रघु बेचारा क्या कर सकता है? केदार जवाब देता, तू नहीं समझती, अगर मैं भैया की जगह होता तो डंडे से हिसाब करता। ये सब भैया की चाल थी, औरत को इतना सिर चढ़ाना, सब साजिश थी। अंततः एक दिन रघु का बुझता हुआ जीवन दीपक हमेशा के लिए बुझ गया। मौत ने उसकी सारी चिंताओं का अंत कर दिया। आखिरी समय में उसने केदार को बुलाया था, मगर केदार ने बहाना बना दिया। उसे ऊख में पानी देना था और उसे डर था कि कहीं उसे दवा लाने न भेज दे। मूलिया का जीवन अंधकार से घिर गया। जिस जमीन पर उसने अपने सपनों की इमारत बनाई थी वह नींव ही खिसक गई थी। जिस आधार पर वह टिककर खड़ी थी वह जड़ उखड़ गई थी। गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया, ईश्वर ने तुरंत सजा दी। बेचारी लाज से अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाए रोती रहती थी और गांव में किसी के सामने जाने की हिम्मत नहीं होती थी। हर जीव जैसे उससे यही कह रहा था। घमंड में चूर होकर जमीन पर पैर ही नहीं रखती थी। अब देख कैसी सजा मिली है। अब इस घर में जीना कैसे चलेगा? किसके सहारे उसका जीवन कटेगा? कौन उसकी फसल की देखरेख करेगा? रघु बेचारा बीमार था, बहुत कमजोर हो चुका था, लेकिन जब तक सांसें थी काम से कभी पीछे नहीं हटा। जब कमजोरी से सिर चकरा जाता तो थोड़ा सुस्ताने बैठ जाता और फिर धीरे धीरे काम में लग जाता। सारी फसल बर्बाद हो रही थी, कौन उसे बचाएगा? खलिहान में अनाज की बालियां बिखरी पड़ी थी, ओक सूख रही थी। अकेली मूलिया क्या क्या करती? सिंचाई भी अकेले आदमी का काम नहीं, 3-3 मजदूरों की जरूरत थी और गांव में इतने मजदूर भी कहाँ थे। हर ओर आदमियों की किल्लत थी। समझ में नहीं आ रहा था कि किस काम को करे और किसे छोड़े। इस तरह 13 दिन निकल गए। क्रियाकर्म का काम पूरा हुआ। अगले ही दिन सुबह मूलिया ने अपने दोनों बच्चों को गोद में उठाया और अनाज मांडने के लिए चल पड़ी। खलिहान पहुंचकर उसने एक बच्चे को पेड़ के नीचे घास के नरम बिस्तर पर लेटा दिया और दूसरे को पास ही बैठाकर खुद अनाज मांडने लगी। बैलों को हाँकते हुए आंसू उसकी आंखों से बह जा रहे थे।
सोच रही थी, क्या इसीलिए भगवान ने मुझे धरती पर भेजा है? पिछले साल भी इसी वक्त अनाज मांडा जा रहा था। तब वह रघु के लिए शरबत और मटर की घूंघी लेकर आई थी। अब उसकी जिंदगी में कोई न आगे है न पीछे, मगर अफसोस नहीं था कि उसने घर से अलग होने का फैसला किया था। अचानक छोटे बच्चे के रोने की आवाज आई। मूलिया ने पलट कर देखा तो बड़ा लड़का अपने छोटे भाई को चुप कराने की कोशिश कर रहा था। वह प्यार से उसके मुंह पर हाथ फेरते हुए कह रहा था, भैया चुप रहो, चुप रहो। जब बच्चा चुप नहीं हुआ तो बड़ा लड़का खुद उसके पास लेट गया और उसे छाती से लगाकर दिलासा देने लगा। मगर जब यह कोशिश भी कामयाब नहीं हुई तो बड़ा लड़का खुद भी रोने लगा। उसी समय पन्ना दौड़ती हुई आई और छोटे बच्चे को गोद में उठाकर उसे प्यार करते हुए बोली, बहू, बच्चों को मेरे पास क्यों नहीं छोड़ आई? बेचारा धरती पर पड़ा तड़प रहा है। जब मैं मर जाऊं तब जो चाहे करना, लेकिन अभी तो मैं जिंदा हूं, बच्चों को अलग क्यों कर दिया? मूलिया बोली, अम्मा, आपको भी तो समय नहीं था, मैं क्या करती? पन्ना ने तड़प कर कहा, तो तुझे यहाँ आने की इतनी जल्दी क्यों थी? अनाज मरना रुक नहीं सकता था क्या? 3 लड़के हैं, क्या कभी काम नहीं आएंगे? केदार तो कल ही कह रहा था कि आज मरना शुरू करो, लेकिन मैंने कहा कि पहले ऊख की सिंचाई कर लो, मड़ाई तो 10 दिन बाद भी हो जाएगी। ऊख सूख गई तो क्या फायदा? पिछले दिन से पानी भर आया है और परसों तक पूरा खेत डूब जाएगा, फिर मंडाई भी हो जाएगी। तू शायद यकीन न कर सके, पर जब से भैया का देहांत हुआ है, केदार के मन में गहरी चिंता समा गई है। दिन में सैकड़ों बार सवाल पूछता है, भाभी बहुत ज्यादा रो रही है, बच्चों को भूख तो नहीं लगी? कोई बच्चा रो पड़े तो तुरंत दौड़ा आता है, पूछता है, अम्मा क्या हुआ, बच्चा क्यों रो रहा है? कल तो रोते हुए कह रहा था, अम्मा, अगर मुझे अंदेशा होता कि भैया इतनी जल्दी चले जाएंगे तो मैं उनकी कुछ सेवा कर लेता। पहले मैं कभी उन्हें जगाने की जल्दी नहीं करता था, लेकिन अब देखो, आधी रात को उठकर काम करने लगता हूँ। कल खुन्नू ने बस हल्की सी बात कही, पहले हम अपनी गन्ने की फसल को पानी देंगे, फिर भैया की फसल को। इस पर केदार ने इतनी जोर से डांटा कि खुन्नू चुप हो गया। उसने कहा, कैसी तेरी और कैसी मेरी फसल? अगर भैया ने हमें सहारा न दिया होता तो आज हम या तो मर गए होते या भीख मांग रहे होते। आज तुम फसल के मालिक बने बैठे हो, ये सब उन्हीं का पुण्य है। परसों जब मैं उसे खाने के लिए बुलाने गई तो वो मंडैया में बैठा सिसक रहा था। मैंने पूछा, क्यों रो रहे हो? तो बोला, अम्मा, भैया इसी झगड़े के कारण मर गए, उनकी उम्र ही क्या थी अभी। अगर उस वक्त यह बात समझ में आई होती तो उनसे यह लड़ाई क्यों करते? यह कहते हुए पन्ना ने मूलिया की ओर तीर सी निगाह डाली और बोली, वो तुझे अलग नहीं रहने देगा बहू। कहता है, भैया हमारे लिए जान दे गए तो हम भी उनके बच्चों के लिए जान दे देंगे। मूलिया की आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। पन्ना की बातों में आज एक सच्ची करुणा, सच्ची सांत्वना और गहरी चिंता छिपी हुई थी। मूलिया का मन आज पहली बार उसके प्रति इतना खिंच गया था। जिनसे उसे ताने और कटु वचन की आशंका थी, वे आज इतने दयालु और शुभ चिंतक हो गए थे। पहली बार मूलिया को अपनी स्वार्थपरता पर ग्लानि हुई। पहली बार आत्मा ने अलग्योजे पर धिक्कारा। इस घटना को 5 साल बीत गए हैं। अब पन्ना बूढ़ी हो चुकी है। केदार अब घर का मुखिया है और मूलिया घर की मालकिन। खुन्नू और लक्ष्मण दोनों के विवाह हो चुके हैं, पर केदार अब तक कुंवारा है। वह कहता है, मैं विवाह नहीं करूंगा। कई जगहों से रिश्ते आए, कई बार बातें हुई, पर उसने कभी हामी नहीं भरी। पन्ना ने बहुत कोशिशें की, पर केदार अपने विचार पर अड़िग रहा। वह कहता है, औरतें घर में आती हैं तो आदमी का स्वभाव बदल जाता है, फिर सब कुछ उन्हीं का हो जाता है। माँ बाप, भाई बंद सब पराये हो जाते हैं। जब भैया जैसे आदमी का स्वभाव बदल गया तो दूसरों की क्या बात। पिछले दिन से पानी भर आया है और परसों तक पूरा खेत डूब जाएगा, फिर मंडाई भी हो जाएगी। तो शायद यकीन न कर सके, पर जब से भैया का देहांत हुआ है, केदार के मन में गहरी चिंता समा गई है। दिन में सैकड़ों बार सवाल पूछता है, भाभी बहुत ज्यादा रो रही है, बच्चों को भूख तो नहीं लगी? कोई बच्चा रो पड़े तो तुरंत दौड़ा आता है, पूछता है, अम्मा क्या हुआ, बच्चा क्यों रो रहा है? कल तो रोते हुए कह रहा था, अम्मा अगर मुझे अंदेशा होता कि भैया इतनी जल्दी चले जाएंगे तो मैं उनकी कुछ सेवा कर लेता।
पहले मैं कभी उन्हें जगाने की जल्दी नहीं करता था, लेकिन अब देखो, आधी रात को उठकर काम करने लगता हूँ। कल खुन्नू ने बस हल्की सी बात कही, पहले हम अपनी गन्ने की फसल को पानी देंगे, फिर भैया की फसल को। इस पर केदार ने इतनी जोर से डांटा कि खुन्नू चुप हो गया। उसने कहा, कैसी तेरी और कैसी मेरी फसल? अगर भैया ने हमें सहारा न दिया होता तो आज हम या तो मर गए होते या भीख मांग रहे होते। आज तुम फसल के मालिक बने बैठे हो, ये सब उन्हीं का पुण्य है। परसों जब मैं उसे खाने के लिए बुलाने गई तो वह मंडैया में बैठा सिसक रहा था। मैंने पूछा, क्यों रो रहे हो? तो बोला, अम्मा, भैया इसी झगड़े के कारण मर गए। उनकी उम्र ही क्या थी अभी? अगर उस वक्त यह बात समझ में आई होती तो उनसे ये लड़ाई क्यों करते? ये कहते हुए पन्ना ने मुलिया की ओर तीर सी निगाह डाली और बोली, वो तुझे अलग नहीं रहने देगा बहू। कहता है, भैया हमारे लिए जान दे गए तो हम भी उनके बच्चों के लिए जान दे देंगे। मुलिया की आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। पन्ना की बातों में आज एक सच्ची करुणा, सच्ची सांत्वना और गहरी चिंता छिपी हुई थी। मुलिया का मन आज पहली बार उसके प्रति इतना खींच गया था। जिनसे उसे ताने और कटु वचन की आशंका थी, वे आज इतने दयालु और शुभ चिंतक हो गए थे। पहली बार मुलिया को अपनी स्वार्थपरता पर ग्लानि हुई। पहली बार आत्मा ने अलग योजे पर धिक्कारा। इस घटना को 5 साल बीत गए हैं। अब पन्ना बूढ़ी हो चुकी है। केदार अब घर का मुखिया है और मुलिया घर की मालकिन। खुन्नो और लक्ष्मण दोनों के विवाह हो चुके हैं, पर केदार अब तक कुंवारा है। वह कहता है, मैं विवाह नहीं करूंगा। कई जगहों से रिश्ते आए, कई बार बातें हुई, पर उसने कभी हामी नहीं भरी। पन्ना ने बहुत कोशिशें की, पर केदार अपने विचार पर अड़िग रहा। वह कहता है, औरतें घर में आती हैं तो आदमी का स्वभाव बदल जाता है, फिर सब कुछ उन्हीं का हो जाता है। माँ बाप, भाई बंद सब पराये हो जाते हैं। जब भैया जैसे आदमी का स्वभाव बदल गया तो दूसरों की क्या बात? बिना ब्याह किए ही 2 बेटों का सुख मिल गया। इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती है? जिसे तुम अपना मान लो वही तुम्हारा है, और जिसे पराया मानो वही पराया। एक दिन पन्ना ने सवाल किया, तेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? केदार ने जवाब दिया, मेरा वंश तो पहले से ही बढ़ रहा है। मैं दोनों लड़कों को अपना ही मानता हूँ। पन्ना ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर समझने की ही बात है तो तुम मुलिया को भी अपनी मेहरिया समझता होगा। केदार ने थोड़ी शर्म से कहा, अम्मा, तुम तो गाली दे रही हो। पन्ना ने गंभीर होकर कहा, गाली कैसी? तेरी भाभी ही तो है। केदार ने खुद को छोटा महसूस करते हुए कहा, मेरे जैसे गंवार आदमी को वो क्यों पूछेगी? पन्ना ने पूछा, तू कहे तो मैं उससे बात करूं? केदार ने जल्दी से कहा, नहीं अम्मा, कहीं फिर रोने धोने न लग जाए। पन्ना ने फिर कहा, अगर तुझे सच में कोई ऐतराज नहीं तो मैं बातों बातों में उसका मन टटोल लूं। केदार ने अनमने मन से कहा, मैं नहीं जानता, जो तुझे ठीक लगे वो कर ले। पन्ना अब केदार के दिल का हाल समझ चुकी थी। केदार का दिल मुलिया पर आ चुका था, लेकिन संकोच और डर के मारे कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसी दिन पन्ना ने मुलिया से कहा, क्या करूं बहू, मन की चाहत मन में ही रह जाती है। केदार का घर भी बस जाता तो मेरा मन हल्का हो जाता। मुलिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वह तो कहने को ही तैयार नहीं होते। पन्ना ने समझाया, वह कहता है, ऐसी औरत मिले जो घर में सबके साथ मिलजुल कर रहे, तभी मैं शादी करूंगा। मुलिया ने ठाका लगाया और बोली, ऐसी औरत कहाँ मिलेगी? कहीं ढूंढ लाओ। पन्ना ने राज खोलते हुए कहा, मैंने तो ढूंढ ली है। मुलिया ने हैरान होकर पूछा, सच? कौन है वो? पन्ना ने चतुराई से कहा, अभी नहीं बताऊंगी, पर इतना जान लो, अगर उससे केदार का रिश्ता हो गया तो घर भी बस जाएगा और केदार की जिंदगी भी संवर जाएगी। न जाने वह लड़की मानती है या नहीं। मुलिया ने जोश में आकर कहा, अरे क्यों नहीं मानेगी अम्मा? ऐसा सुंदर, काम करने वाला और संस्कारी लड़का भला कहाँ मिलेगा? ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में कोई महात्मा था, वरना कौन आजकल लड़ाई झगड़े के डर से बिन ब्याह रह जाता है। बताओ कहाँ रहती है वो? मैं खुद जाकर उसे मना लाऊंगी। पन्ना ने स्नेह से कहा, तू चाहे तो मना ले सकती है, सब तेरे ही ऊपर है। मुलिया जोश में आकर बोली, मैं आज ही चली जाऊंगी अम्मा, उसके पैरों पर गिरकर उसे मना लाऊंगी। पन्ना ने फिर हंसते हुए कहा, सच बताऊं, वो लड़की तू ही है।
मूलिया लाज से लाल हो गई और बोली, अम्मा, तुम तो गाली दे रही हो। पन्ना ने फिर हंसते हुए कहा, गाली कैसी, तेरे देवर की बात ही कर रही हूँ। मूलिया शर्माते हुए बोली, मेरे जैसी बुढ़िया को वह क्यों पूछेगा। पन्ना ने प्यार से कहा, वह तो तुझ पर ही दिल लगाए बैठा है, तुझे छोड़कर उसे और कोई भाती ही नहीं। वह डर के मारे कुछ कह नहीं पा रहा, पर मैं उसके दिल की बात जानती हूँ। मूलिया का पीला चेहरा, जो वैधव्य के शोक से मुरझाया हुआ था, अब कमल की तरह खिल उठा। 10 वर्षों में जो कुछ खोया था, वह मानो एक पल में ब्याज सहित वापस मिल गया। वही सुंदरता, वही चमक, वही आकर्षण और वही मृदुलता पुनः जीवित हो उठी। जिस विभाग के मुलाजिमों को रिश्वतखोरी की लत लग जाती है, वे उससे कभी छुटकारा नहीं पाते और रास्ते में आने वाली हर अड़चन को हटाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। इस तुर्की व्यंग्य कथा में भी कुछ ऐसा ही होता है, जब सारे भ्रष्ट लोग मिलकर एक ईमानदार शख्स को बेवकूफ बनाकर अपना मतलब निकालते हैं। अब आपसे क्या छिपाना, मेरी तनख्वाह मुश्किल से 1000 रुपये थी, जबकि मकान का किराया 1200 रुपये महीना। मेरे साथ काम करने वाले बाकी लोग भी कमोबेश इसी स्थिति में थे। हमारी अतिरिक्त आय का जरिया क्या था, यह बात हमारे अफसर अच्छी तरह जानते थे, पर वे कभी इसे रोकने में कामयाब नहीं हो पाए। सच कहा जाए तो हमारे काम की प्रकृति ही ऐसी थी, जिसमें ऊपर की आमदनी के सिवा कोई और रास्ता था ही नहीं। याद रहे, हमारे काम का बेईमानी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। हमने न कभी सरकारी संपत्ति का गबन किया, न किसी का हक मारा। हमारे पास एक वाक्य था, जिसे सुनकर ठेकेदार अपनी मर्जी से हमारी मुट्ठी गर्म कर देते थे। वह वाक्य था, आपका बिल अभी पास नहीं हुआ। फिर भी हम हर ठेकेदार का बिल पास करवा देते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि किसी का काम तुरंत हो जाता और किसी को कई बार चक्कर काटने पड़ते। हमारी इस पूरी प्रक्रिया में न तो सरकार का कोई नुकसान होता और न ही ठेकेदारों का। मैं पिछले 2 साल से यहाँ काम कर रहा था, पर अब तक यह समझ नहीं पाया था कि मेरी जेब में पैसे कैसे आ जाते थे। मेरे साथी भी इसी कशमकश में थे। बिना किसी का हक मारे दौलतमंद होना वाकई किसी जादू से कम नहीं था। हमारा विभाग क्या था, असल में यह रुपया कमाने की खदान थी, जिसे शायद हमारे जैसे कर्मचारियों के भले के लिए ही बनाया गया था। हमारे इस काम की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि सब कुछ खुलेआम होता था, कोई चोरी छिपे खेल नहीं चलता था। ठेकेदारों से जो भी रुपए आते थे, वह सबके सामने आते और भाईचारे की तरह बांट दिए जाते। हम एक लिमिटेड कंपनी के हिस्सेदारों जैसे थे। बस फर्क इतना था कि हमारी कंपनी का कोई कानूनी आधार नहीं था, न कोई लिखित नियम। सब कुछ मौखिक समझौतों पर चलता था और हिस्सेदारी में पूरी ईमानदारी बरती जाती थी, ताकि किसी का हक न मारा जाए। अगर कोई साथी उस दिन गैर हाजिर होता, तो अगले दिन उसकी ऊपरी आय उसे दे दी जाती। जो लोग सालाना छुट्टियों पर रहते, उनके हिस्से का पैसा नियमित रूप से जमा होता रहता। हमारी इस कंपनी में एक पैसा भी बिना हिसाब के नहीं जाता। यहाँ तक कि किसी के लिए यह मुमकिन नहीं था कि वह चोरी छिपे किसी ठेकेदार से अलग से रिश्वत लेकर सब कुछ अकेले हजम कर जाए, क्योंकि हमारे रेट सबको मालूम थे। उदाहरण के लिए, लाख से ऊपर के ठेकों में 3% कमाई थी। अगर किसी ठेकेदार का बिल जल्दी पास कर दिया जाता, तो हमारा हिस्सा 2 गुना हो जाता। ठेके के प्रकार के अनुसार भी हमारा हिस्सा बदलता था। ट्रांसपोर्ट के ठेकों में हमारा कमीशन ज्यादा होता, निर्माण कार्यों में और बढ़ जाता, जबकि सप्लाई के ठेकों में ये घट बढ़ करता रहता था। हमारे रेट इतने साफ साफ थे कि जैसे ही किसी ठेकेदार का बिल पास होता, साहब से लेकर चपरासी तक हर कोई अपनी ऊपरी कमाई का हिसाब आसानी से लगा लेता। कहते हैं कि मेरे यहाँ आने से पहले कुछ लालची लोग इस कंपनी में घुस आए थे, जो चुपचाप अपना उल्लू सीधा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही बाकी लोगों को भनक लगी कि उनके साथी उनका हक मारकर अपनी जेबें गरम कर रहे हैं, उन्होंने उनके खिलाफ ऐसा संगठित मोर्चा बनाया कि कोई राजनीतिक पार्टी भी क्या बनाएगी। एकता में ताकत होती है, ये तो सब जानते हैं। कुछ ही दिनों में इन गंदी मछलियों को रिश्वतखोरी के आरोप में पकड़वा दिया गया, ताकि बाकी का तालाब साफ रहे। मेरे यहाँ आने से पहले मैं कहीं और 1500 रुपये महीना की नौकरी करता था, लेकिन यहाँ 1000 की नौकरी पाने के लिए मैंने न सिर्फ उस 1500 वाली नौकरी को ठुकराया,
बल्कि एक अच्छे मित्र को 4,000 रुपए देकर उसका एहसान भी लिया। ये जगह ही ऐसी थी कि जो एक बार यहाँ आता फिर यहाँ से जाने का नाम नहीं लेता। मेरे जिस दोस्त ने अपनी सीट मेरे नाम कर दी थी, उसे कुछ निजी मजबूरियों की वजह से कहीं और जाना पड़ा, वरना सोचिए कौन सोने की खदान जैसे इस मौके को सिर्फ 4,000 रुपए में बेचता। और हाँ, उसने मुझसे वादा भी लिया था कि अगर कभी उसे इस सीट की फिर से जरूरत पड़ी तो मैं बिना किसी झिकझिक के उसे वापस कर दूंगा। हालांकि कई लोग 20,000 रुपए तक देकर इस सीट को खरीदने के लिए तैयार थे, लेकिन मेरा दोस्त डरता था कि कहीं ऐसा न हो कि कोई भरोसे के लायक न हो और उसकी कुर्सी पर बैठकर बाद में उसे छोड़ने का नाम न ले। खैर, जब मैंने इस सीट पर कदम रखा तो मेरे घर परिवार और जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव साफ दिखने लगे। बीवी बच्चों का वजन बढ़ने लगा और मेरी खुद की हालत ये हो गई कि पुरानी पतलून तंग हो गई, नए कपड़े सिलवाने पड़े। हमारा रहन सहन इस कदर बदल गया कि हर कोई हमें देखकर हैरान था। जिंदगी मजे से चल रही थी कि अचानक हमारे दफ्तर में एक शख्स आ गया, हैदर नाम का। उसके आते ही सब कुछ गड़बड़ होने लगा। हैदर को यहाँ कौन लाया, किसी को समझ नहीं आया। हमारे साहब ने उसे ट्रांसपोर्ट सेक्शन में लगा दिया। हैदर एक सूखा सा लटकते मुंह वाला इंसान था। उसकी काया में मांस का नामो निशान नहीं था। क्योंकि हम सब भी शुरुआत में वैसे ही थे, हमने सोचा कि कुछ महीनों में उसके चेहरे पर भी चमक आ जाएगी, पर हम गलत साबित हुए। हैदर के आने के अगले ही दिन साहब ने हमें बुलाया और पूछा कि उसकी हिस्सेदारी कितनी रखी जाए। काफी बहस के बाद तय हुआ कि उसे केवल 46 रुपए मिलेंगे, क्योंकि उस दिन की आमदनी ज्यादा नहीं थी। ये रकम हैदर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई। छुट्टी के समय मैं उसके पास गया, उसे नमस्ते की और रुपयों का लिफाफा उसकी मेज पर रख दिया। ये क्या है? उसने पूछा। ये आज की आमदनी में से आपका हिस्सा है, मैंने कहा। कैसी आमदनी? किसका हिस्सा? उसकी बातें सुनकर मुझे हंसी आ गई। इस तरह की उलझन से निकलने का एक ही तरीका था, फीकी सी हंसी। लेकिन हैदर ने लिफाफा उठाकर जमीन पर फेंक दिया और कहा, मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए। मैंने चुपचाप लिफाफा उठाया और सीधा साहब के पास चला गया। जब उन्हें सारा वाकया सुनाया तो उन्होंने कहा, ये आदमी तो पक्का ईमानदार लगता है। दफ्तर में अन्य चतुर व्यक्तियों की उपस्थिति थी। उन्होंने सुझाव दिया, संभव है कि उसने इस रकम को नगण्य समझकर लौटा दिया हो। अपना कद ऊंचा करने का यह भी एक उपाय है, इसलिए हैदर का हिस्सा बढ़ा दिया गया। अगले दिन किसी अन्य कर्मचारी द्वारा उस दिन की आय हैदर को भेजी गई। हैदर ने उस व्यक्ति को भी भगा दिया। हम सभी भली भांति जानते थे कि अगर दफ्तर में एक भी व्यक्ति हिस्से से मुंह मोड़ता है तो उसकी वजह से सभी को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। सभी की यही ख्वाहिश थी कि किसी भी तरह हैदर को बराबरी का हिस्सेदार बना दिया जाए, ताकि वह दूसरों की रोजी पर लात मारने की मूर्खता न करे। हैदर के डर से हम एक पूरा सप्ताह किसी ठेकेदार से एक पैसा भी वसूल नहीं कर सके। अब तो सभी कर्मचारियों को चिंता सताने लगी कि अगर यही स्थिति बनी रही तो सबके बीवी बच्चे फिर से कमजोर होने लगेंगे। हैदर को सही रास्ते पर लाने की सारी योजनाएं विफल हो गईं। वह रोज सुबह सुबह लंबे दग भरता हुआ एक भूत की भांति दफ्तर आता और शाम को उसी प्रकार वापस चला जाता। अब हमें यह संदेह होने लगा कि हैदर को किसी सुनियोजित योजना के तहत यहाँ भेजा गया है, ताकि वह हमारी गतिविधियों की सूचना ऊपरी अधिकारियों को देता रहे। उन्हीं दिनों राशिद नामक एक व्यक्ति हमारे दफ्तर में आया और कहा, अगर आप मुझे नौकरी दे दें तो मैं इस दुष्ट हैदर से आपकी जान छुड़ा सकता हूं। राशिद का प्रस्ताव तुरंत स्वीकार कर लिया गया। काफी मोल भाव के बाद नौकरी की शर्तें तय हो गई। यह निर्णय लिया गया कि अगर राशिद किसी भी प्रकार हैदर को बाहर कर सके तो उसे 50 रुपए मासिक पर चपरासी के रूप में रखा जाएगा, पर ऊपरी आय में उसका हिस्सा उतना ही होगा जितना हमारे साहेब बहादुर स्वयं लेते हैं। कुछ दिनों बाद मुख्यालय से हमारे निदेशक जनरल 2 अधिकारियों के साथ दफ्तर के निरीक्षण पर आए। उन्होंने दोपहर का भोजन कर्मचारियों के साथ कैंटीन में किया। भोजन के बाद चाय का दौर शुरू हुआ। हैदर हमेशा की तरह सबसे अलग मुंह लटकाए बैठा था। अचानक राशिद अंदर आया और तेजी से हैदर को गले लगाकर ऊंची आवाज में चिल्लाया,
अरे हैदर भाई, तुम? हैदर हक्का बक्का नजर आ रहा था। उसने कहा, माफ कीजिए, मैं आपको पहचान न सका। बनो मत हैदर भाई, बनो मत। भाई साहब, मैं वाकई आपको बिल्कुल पहचान नहीं सका। सभी कर्मचारी उन दोनों की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे। राशिद ने अपनी आवाज और ऊंची करते हुए कहा, मेरे प्यारे, याद है जब अंकारा में हम साथ मिलकर मुंह काला करने जाया करते थे? क्या तुम ये भी भूल गए? फिर उसने याद दिलाया, जब भारी भरकम धनराशि के गबन के आरोप में तुम्हें सजा हुई थी और मेरे एक वकील मित्र की कोशिशों के बावजूद 1 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रहकर तुम्हें रिहाई मिली थी। जी नहीं, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, आपको धोखा हो रहा है, हैदर ने तर्क किया। बनो मत हैदर मियां, जरा अपनी याददाश्त पर जोर डालो। तुम वही हो जो बैंक में खजांची थे और 15,000 रुपए गबन करके भाग गए थे। चलो बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, राशिद ने फिर से उसे याद दिलाया। गुस्से में भरकर हैदर बोला, भाई साहब, मैं आपको पहचानता ही नहीं, ये सब किसी और के साथ हुआ होगा। बनो मत जी, राशिद ने फिर से वही रट लगाई। अच्छा, मैं तुम्हें अभी याद दिलाता हूँ। याद करो, जब तुम एक नर्तकी के जाल में फंस गए थे और तीसरी बार उसे खिलाने पीने के लिए गबन करने पर। साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? हैदर ने घबराकर पूछा। मैं सही कर रहा हूँ। तुम्हें तो वह घटना अच्छी तरह याद होनी चाहिए जब तुम्हें रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया गया था। तुम्हारी बेटी ने थाने जाकर। बकवास बंद करो जी। किसकी बेटी? कौन सा थाना? हैदर ने चिल्लाते हुए कहा। राशिद ने उसकी उत्तेजना की परवाह न करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, भाई, हद हो गई बनने की। क्या तुम्हें यह भी याद नहीं कि मैं तुम्हारे लिए जेल में आता था? अद्भुत है, वह आदमी जिसने तुम्हें 1 साल तक अपनी जेब से सिगरेट, फल और दर्जन भर जरूरी चीजें नियमित रूप से जेल में पहुंचाई, आज तुम उसे पहचानने से इनकार कर रहे हो? ज्यादा बनने की कोशिश मत करो हैदर। हैदर क्रोध से लाल बबूका होकर फुंफकारता हुआ हाल से बाहर निकल गया। कैंटीन में मौजूद किसी भी व्यक्ति को विश्वास नहीं हो रहा था कि हैदर ने जो किया था उसका कच्चा चिट्ठा राशिद ने अभी अभी खोल दिया। फिर भी सभी ने एक दूसरे को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा, मानो कह रहे हो, क्यों जनाब, देखी अपने इस बेगैरत की करतूत। 2 ही दिन बाद प्रधान कार्यालय के आदेशों के तहत हैदर को नौकरी से मुक्त कर दिया गया। राशिद को दफ्तर में चपरासी के रूप में नियुक्त किया गया। 50 रुपये मासिक तनख्वाह और ऊपरी आय में से साहब बहादुर के बराबर का हिस्सा। कहां जा रहे हैं हम? देश कहां जा रहा है? ऐसे सवाल मेरे मन में उस वक्त उठने लगे जब देश की स्वतंत्रता का पहला दशक 1957 में पूरा होने को था। चोर बाजारी करने वाले, जमाखोर और धनाढ्य व्यक्ति जिन्होंने अंग्रेजों के हुक्मरानों के लिए चम्मर झलने का काम किया था, उन्हें खादी का कुर्ता पहनाकर तमिलनाडु में जनता के प्रतिनिधियों के रूप में चुनावी मैदान में उतार दिया गया। यही नहीं, शिक्षित, संस्कार संपन्न और गांधीवादी विचारधारा के प्रति समर्पित योग्य व्यक्तियों को राजनीति में हाशिए पर धकेल दिया गया। शिक्षा, ज्ञान, सिद्धांत के प्रति निष्ठा, सेवा भावना, क्षमशीलता जैसे गुणों के मुकाबले अवसरवाद, धनतंत्र और जातीय तंत्र को राजनीतिक जीवन की बुनियादी योग्यता के रूप में मान्यता मिल गई। इस देश के इस दृष्टिकोण पर मैं गहरे सदमे के साथ गौर करता रहा। हालांकि यथा राजा तथा प्रजा का सिद्धांत हमारी जनता के लिए, जो जनतंत्र में निपुण नहीं थी, संभवतः यही आकर्षक और अनुकरणीय लगा होगा। पत्र पत्रिकाएं, जिनका धर्म जनतांत्रिक चेतना फैलाने के लिए राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करना था, वे भी जनता को धोखा देने लगी। वे अखबार, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता संग्राम को अपने उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया था, वे खुदगर्जी और मुनाफाखोरी को अपना मुख्य लक्ष्य मानने लगे। जो लोग समझ गए कि पत्रिका व्यवसाय अपनाने पर गलत सलत तरीके से अपार संपत्ति और राजनीतिक लाभ मिल सकते हैं, वे भी यहाँ खुलकर खेलने लगे। काले धन को साधन के रूप में अपनाने वालों ने राजनीति, पत्र पत्रिका और फिल्म के क्षेत्र में एक अलिखित समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए थे। वह समय पीछे छूट गया
जब कोई प्रलोभन या भय के बिना जनता के सामने साहस के साथ सत्य बोलने वाले धीर गंभीर व्यक्तित्व समाचार पत्रों के संपादक पद पर विराजमान थे। सुब्रमण्य भारती, तिरु वी, कल्याण सुंदर मुदलियार, टी एज, चौकलिंगम, उदुमय पित्तन, कल्कि जैसे संपादक रत्नों के लेखन का मैंने आनंद लिया था। जिस स्थान पर सच्चे मनुष्य बैठकर अच्छे इंसानों का निर्माण किया करते थे, वहां दुर्भाग्यवश धन पिशाच आकर बैठ गए और जन समाज को ठगने तथा बिगाड़ने लगे। सनसनीखेज खबरें, फिल्मी दुनिया का नग्न श्रृंगार, स्त्री पुरुष की मानसलता से भरी कलाएं आदि का जन समुदाय में निरंतर प्रचार प्रसार किया गया। जो महानुभाव वेद शास्त्रों में पारंगत होने का गर्व अनुभव करते थे, वे भी इस प्रकार के क्षुद्र व्यवसाय में अभिमान के साथ संलग्न हो गए। जब संपादकीय और अग्रलेख लिखने वाला मस्तिष्क ही दूषित हो जाए, तो समाज का धड़ स्वस्थ कैसे रह सकता है? मार्गदर्शक गुरु जब खुद फिसल जाए, तो देश का भविष्य क्या होगा? जनतंत्र की बुनियाद लेखन की आजादी में ही होती है। लेखकीय स्वतंत्रता अगर जनतंत्र को मजबूती देने में सक्षम है, तो वही उसे तबाह करने का जरिया भी बन सकती है। बीते दशक में अगर अखबार सही दिशा में चलते, तो देश में एक ऐसा स्वस्थ माहौल तैयार हो सकता था, जहां लोग अच्छी शिक्षा, संस्कार और राजनीतिक जागरूकता के साथ एक बेहतर जीवन जी पाते। लेकिन अखबारों के पतन ने अच्छे लोगों की कमी पैदा कर दी और पैसा सर्वोपरि हो गया। इसके चलते धन का बोलबाला हुआ और धनतंत्र का खुला तमाशा शुरू हो गया। जनतंत्र का असली सिद्धांत यही है कि सरकार जनता की इच्छाओं के अनुसार दिशा बदलती रहे। जनता को दोष देना बेकार है। असल मुश्किल ये है कि अधिकतर तमिल जनता का मार्गदर्शन तमिल फिल्में और ऐसी पत्रिकाएं करती है जो पैसे की खातिर उनका मनोरंजन करके अपनी रोजी रोटी चलाती है। ये सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है। आज भी ये पत्रिकाएं कॉलेजों के पढ़े लिखे नौजवानों में अमेरिकी हिप्पी संस्कृति और कम पढ़े लिखे युवाओं में तमिल फिल्मी संस्कृति का बड़ी सूझबूझ से प्रचार कर रही है। पैसे की धौंस बढ़ती ही जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। हाल ही में देश ने महात्मा गांधी का शताब्दी वर्ष मनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति की 25वीं वर्षगांठ भी पास थी। 1970 में कलयमगल पत्रिका में ज्वालामुखी नाम की कहानी लिखते समय मेरे भीतर का लावा फट पड़ा। इस कहानी की गूंज हर ओर से सुनाई दी। प्रशंसकों ने दिल खोलकर तारीफ की, जबकि आलोचकों ने उतने ही जोश से इसकी निंदा की। पाठकों की सजगता देखकर मेरा हौसला और बढ़ गया। मुझे लगा कि अब बहरों के सामने शंख बजाने जैसी स्थिति नहीं रही। आलोचकों की पहचान भी हो चुकी थी। मैंने तय कर लिया कि जो बात मेरे दिल को सही लगेगी, उसे बेधड़क लिखता जाऊंगा। जो इसे समझने की क्षमता रखते हैं, समझ लें, और जो भावुक है, वे इस पर विचार करें। आज नहीं तो कल या अगली पीढ़ी में कोई कर्मवीर इस पर गौर करेगा और तब मुझे संतुष्टि मिल जाएगी। मैंने जानबूझकर इस उपन्यास की नायिका एक ऐसी स्त्री को बनाया है जो वेश्यावृत्ति में अपने शरीर को पूंजी की तरह इस्तेमाल कर बेशुमार दौलत कमाने की बेबसी झेल रही है। हमारे समाज में जो लोग सम्मानित होने का मुखौटा पहनकर घूमते हैं, वे असल में इस वेश्या से भी बदतर है। ये लोग अपने अंतःकरण, वाणी, कर्म और आत्मा को चांदी के चंद टुकड़ों के लिए बेच देते हैं, और इनसे बड़ा व्यभिचारी और कोई नहीं हो सकता। समाज में हमेशा से ऐसे घिनौने लोग मौजूद रहे हैं, लेकिन अगर समाज इन्हें अपने मार्गदर्शक मान ले, तो उसका उद्धार कैसे होगा? यही सवाल मैंने इस उपन्यास के माध्यम से उठाया है। इस देश ने गांधी जी के नेतृत्व में आजादी पाई और सिर्फ 25 साल में इस बदहाली का सामना करना पड़ा। क्या ये सही है? बापू के त्याग और बलिदान से जो स्वतंत्रता हमें मिली, मैंने उसी लेखकीय स्वतंत्रता का भरपूर उपयोग किया है। इस उपन्यास में मैंने बापू के विचारों को फिर से समझने की कोशिश की है। अगर कोई ये सोचे कि बापू की संघर्ष भावना उनके साथ खत्म हो गई, तो वे लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में है। जैसे सत्य को कभी मारा नहीं जा सकता, वैसे ही गांधी को भी मिटाया नहीं जा सकता। बाहरी देशों से आए उपन्यासों के सिद्धांत यहाँ आकर टकरा रहे हैं। मैंने उन्हें न पूरी तरह खारिज किया है, न ही पूरी तरह स्वीकार किया है। साहित्य का एक सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन और उसकी समस्याओं पर आधारित है, जबकि दूसरा समाज हित के नाम पर लेखक की आवाज दबाने की कोशिश करता है। इसलिए मैं यही कहूंगा
कि जो भी इस उपन्यास के साहित्यिक रूप, संरचना या उद्देश्य का मूल्यांकन करेंगे, वे अपने खुद के मापदंडों की कमियां इसमें खोजने लगेंगे। सावधान होकर इसके पास आइए। यह एक ऐसा आग का गोला है जो ज्वालामुखी से निकलकर आया है और इसका सत्य का ताप अभी ठंडा नहीं हुआ है। कला वही है जो आत्मा की गहराइयों से बाहर आए। सत्य में सौंदर्य खोजो, और अगर बाहरी आंखों को सत्य कुरूप भी लगे तो अपने अंदरूनी नेत्रों से उसके सौंदर्य को पहचानने की कोशिश करो। इसी भूमि पर जन्मे कला और साहित्य के दर्शन पर कलाकारों और साहित्यकारों की एक सभा में चर्चा हुई थी। इस उपन्यास में मैंने उसी दर्शन को परखने की कोशिश की है। जहां तक मेरी जानकारी है, यह तमिलनाडु का पहला प्रयोगवादी उपन्यास है जिसमें बापूजी के साहित्यिक सिद्धांतों को जीवंत करने का प्रयास हुआ है। आज के दौर में सत्य और असत्य इतने मिल गए हैं कि नकली चीज खालिस सोने की तरह और असली सोना जंग लगे लोहे जैसा नजर आता है। मुझे लगा कि इस भ्रामक स्थिति से लोगों को अवगत कराना मेरा कर्तव्य है, और इसी भावना से प्रेरित होकर मैंने इस उपन्यास की रचना की है। कुछ लोग मुझे साधारण लेखक कहकर खारिज करते थे, जो सिर्फ जन सामान्य का मनोरंजन करने के लिए पत्रिकाओं में लिखता है। अब वही लोग पत्रिकाओं में लिखने का मौका न मिलने से आलोचक बन गए हैं। हाँ, ये सच है कि मैंने पत्रिकाओं में लिखा है, लेकिन कभी भी पत्रिका के मालिकों की इच्छाओं के अनुसार नहीं लिखा। इस मामले में भी मैं बापू की शिक्षा का अनुसरण करता हूँ। बापू ने कहा था कि कला और साहित्य को लाखों लोगों तक पहुंचना चाहिए। बापू खुद जननेता थे, इसलिए उन्होंने लाखों लोगों को जागरूक कर उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों में बदलने में सफलता पाई। उन्होंने कभी किसी कोने में बैठकर ब्रिटिश सरकार को विनम्र अर्जियां भेजकर आजादी हासिल नहीं की थी। पत्रिकाएं पढ़ने वाली जनता ही मेरी असली संपत्ति है। मैं वही लिखता हूँ जो मैं उन तक पहुँचाना चाहता हूँ। पाठक अपनी समझ और क्षमता के अनुसार इसे जितना भी समझ सके, वही मेरे लिए संतोषजनक है।